वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट्स डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस चीज़ की एडवोकेसी करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। फिलॉसफी ऑफ इंक्लूजन का मतलब ही होता है एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा दर्शन जो इस बात में यकीन करता है कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और सभी बच्चे एक साथ एक ही सेटअप से जुड़कर सीख सकते हैं, जिसमें एम्ब्रेसिंग ऑल की बात करते हैं, नॉन एक्सक्लूडिंग एनीवन की बात करते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है किसी को आइसोलेट करना, बाहर करना। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब होता है कि स्पेशल स्कूल को रेगुलर स्कूल को मर्ज कर देना। और इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि सिर्फ कागजी लेवल पे एक प्रकार का बच्चों के प्रति सिंपैथाइज नेचर करना, लेकिन इंक्लूजन का मतलब होता है एक ऐसी फिलॉसफी जो इस बात पे यकीन रखती है कि तमाम बैरियर्स को, तमाम हर्डल्स को दूर करते हुए एक ही सेटअप से, एक ही प्रकार के एक जगह पे बच्चों को बिठा के अगर हम लोग बच्चे के अकॉर्डिंग चीज़ों को जोड़ सकते हैं, सिखा सकते हैं और उन्हें एक बेहतर लर्निंग एनवायरनमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, इंक्लूसिव एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 2, Dash is the philosophy that all children have a right to get equal education in a regular school system। पिछले वाले क्वेश्चंस का ही एक अलग फ्लेवर आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो सभी बच्चे एक रेगुलर स्कूल सिस्टम से अपने आप को इक्विटेबल तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं और लर्निंग एटमॉस्फेयर से अपने आप को लर्निंग प्रोसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी इंक्लूजन और समावेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट Which of the following is not a key process through which meaningful learning occurs? कौन सा एक ऐसा इसमें है जिसके थ्रू अर्थपूर्ण अधिगम संभव नहीं है? रिपीट करके, प्रैक्टिस करके उन सभी चीज़ों से हम गो थ्रू करते हैं तो उसके थ्रू भी हम मीनिंगफुल लर्निंग को अपने आप को, मीनिंगफुल लर्निंग से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, अगर टीचर का इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन बच्चे के लर्निंग को कुछ हद तक मीनिंगफुली गाइड करे, ये भी ऑप्शन सही है। एक्सप्लोर करके, इंटरेक्ट करके, बच्चा कुछ नई चीज़ों को डिस्कवर करके, एक्सप्लोर करके, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके, बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट से अपने आप को बेटरली कनेक्ट करके भी वो मीनिंगफुली लर्न कर सकता है। लेकिन मेमोराइज करके, रिकॉल करके, रॉट मेमोराइज करके चीज़ों को लर्न करना मीनिंगफुल लर्निंग की कैटेगरी में नहीं आता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसमेंट, आकलन क्या है? शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं या असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करते हैं या रचनात्मक अधिगम की बात करते हैं, एक सवाल आप लोगों ने देखा होगा कि एक बावर्ची खाना बनाता है और खाना बनाते हुए खाने को टेस्ट भी करता है वहाँ पे। तो वहाँ पे टीचिंग, लर्निंग, वहाँ पे लर्निंग, इवैल्यूएशन दोनों एक दूसरे का इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल, अभिन्न हिस्सा है। तो असेसमेंट को लर्निंग का या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट बनाना है, जहाँ पे हमें इमीडिएट फीडबैक मिल सके, बच्चों को क्या सिखाना, कैसे सिखाना, सीखने की दिशा, सीखने की दशा, उसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, जो हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ असेसमेंट को इंटीग्रेट करके किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करीबी ऑप्शंस हैं। शुड बी डन ओनली इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होना चाहिए। शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप और रिटन टास्क के आधार पे होना चाहिए, लेकिन वो लर्निंग और इवेल्युएशन या असेसमेंट को साथ साथ किए जाने की जरूरत है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 3 इनकम्प्लीट ऑप्शन ज़्यादा दिखता है। शुड बी अंडरटेकन एज अ सेपरेट एक्टिविटी, जो समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हमें ज़्यादा दिखता है, जो टर्म एंड में होता है। सो असेसमेंट ज़्यादा बेटरली देखें तो वो इंप्रूवमेंट दे सके, हमें एक इमीडिएट मीनिंगफुल फीडबैक दे सके और लर्निंग के नेचर को, उसके डायरेक्शन को कहीं ना कहीं निर्धारित कर सके, प्रभावित कर सके। सो इसके अकॉर्डिंग द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, शुड बी अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्टिक फ्रेम लर्निंग इज, रचनात्मक अधिगम के तहत या रचनात्मक विचारधारा के तहत अधिगम क्या है या कैसी होनी चाहिए? पैसिव एंड इंडिविजुअलिस्टिक, पैसिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है। इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस हो सकता है, पियाजे इसके बारे में डिटेल में बात करते हुए दिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान के अर्जन की प्रक्रिया है, लेकिन ज्ञान का अर्जन तभी संभव है जब वो एक्टिवली हो और अपने आसपास के सोशल स्फेयर, अपने आसपास के सोशल म्यू से अपने आप को कनेक्ट करते हुए इन कैरेक्टर सोशल हो।
सो एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, ये ज़्यादा नज़दीकी, ज़्यादा बेहतर ऑप्शन 4 ज़्यादा दिख रहा है। अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप देखें तो अ चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये लर्निंग है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम में लर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो एक्टिवली एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल मियू में जिसको क्रिएट किया जा सके, कंस्ट्रक्ट किया जा सके। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, when teachers have positive beliefs about students and their abilities, स्टूडेंट, जब टीचर का ये बिलीव होता है, सकारात्मक विश्वास होता है, धारणा होती है अपने बच्चे की योग्यताओं के लिए, तो बिकम रिलैक्स्ड एंड स्टॉप पुटिंग इन एनी एरर टू लर्न, बच्चे के लिए नहीं होगा। बिकम डिमोटिवेट नहीं होता, बच्चा मोटिवेट होता है। आर नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड होता है। आर एगर एंड मोटिवेटेड टू लर्न, इसलिए कहा जाता है कि टीचर को बच्चों की क्षमताओं पे विश्वास करना चाहिए। बच्चे नॉटी हो सकते हैं, इनोसेंट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्षमताओं पे आपका दृढ़ विश्वास ये दिखाता है कि बच्चा अपने गोल को, बच्चा अपने एम को अच्छे तरीके से अचीव आपके सहयोग से कर पा रहा है या नहीं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि एक सोशल लर्निंग का वे है जिसके थ्रू हम सोशल स्किल्स, सोशल बिहेवियर, सोशल एटिकेट्स, हम कई अलग अलग प्रकार के सामाजिक तौर तरीके को समाज में रहते हुए, अर्जित करते हुए, अडेप्ट करते हुए, समायोजित होते हुए सीखते हैं, जिसमें सबसे प्राइमरी फैमिली होती है। और फैमिली के बाद जब बच्चा स्कूल में आता है तो वहीं से सेकेंडरी सोशलाइजेशन शुरू होता है। मीडिया की बात करें जो बहुत ही एक सशक्त सोशलाइजिंग एजेंट अब बन चुका है, गवर्नमेंट, स्कूल, दे ऑल आर द इंपॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी, बट द प्राइमरी वन इज ऑल टाइम फैमिली। नेक्स्ट वन, द मेजर प्रोपोजिशन ऑफ जियां पियाजे थ्योरी इज दैट, जियां पियाजे के थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन या धारणा क्या है? चिल्ड्रंस थिंकिंग इज सुपीरियर टू एडल्ट। कहा जाता है कि सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, बच्चा एडल्ट का एक छोटा वर्जन नहीं है, उसे क्वांटिटेटिवली मेजर ना करके उसके थिंकिंग को क्वालिटेटिवली देखे जाने की जरूरत है। बच्चे की थिंकिंग की क्वालिटी वेरी करती है, बच्चे का थिंकिंग का लेवल अलग अलग होता है। जब पियाजे अपने स्टेज थ्योरी की बात करते हैं तो बोलते हैं हर स्टेज अपने लर्निंग और कॉग्निशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समथिंग यूनिक, जिसमें अलग अलग प्रकार की हमें क्वालिटी कॉग्निशन या क्वालिटेटिव कॉग्निशन या गुणात्मक चिंतन उभरता हुआ और उसी से जुड़ते हुए अधिगम आगे बढ़ता हुआ हमें दिखता है। सो चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली नहीं होता है, चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफर फ्रॉम एडल्ट एंड चिल्ड्रंस थिंकिंग इज इंफीरियर टू इंफीरियर सुपीरियर इशू नहीं है क्वांटिटी के टर्म में, यहाँ पे इशू क्वालिटी है कि समथिंग हट के है, समथिंग डिफरेंट है वो एडल्ट से, जो उस बच्चे को एक क्रिएटिव, मोर एक्सप्लोरेटिव, स्मॉल साइंटिस्ट ओरिएंटेड लर्नर बनाता है उसे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के ब्रॉडर डोमेन की बात करें, बायोलॉजिकल और फिजिकल, देन कॉग्निटिव एंड सोशियो कल्चरल इमोशनल। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की लर्निंग इज, वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग कैसा प्रोसेस है? लर्निंग एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये पियाजे कहते हैं। पैसिव एक्टिविटी और कंडीशनड एक्टिविटी ये बिहेवियरिस्टिक लर्निंग जनरली मानते हैं। एसआर थ्योरी की बात करें, एसआरएस थ्योरी की बात करें। और सोशल एक्टिविटी वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने सिखाने को आप एक अलग थलग इंडिविजुअलिस्टिक सोल प्रोसेस नहीं मानते हैं। बच्चा जहाँ पे रहता है उसके आसपास का सोशल स्फेयर, सोशल कॉन्टेक्स्ट सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बहुत हद तक क्या करता है? प्रभावित करता है। सो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर आप देखें यहाँ पे तो सीखना सिखाना एक सोशल एक्टिव प्रोसेस या एक सोशल प्रोसेस वाइगोत्स्की सीखने सिखाने को ज़्यादा मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अ चाइल्ड इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज। वाइगोत्स्की अगर पियाजे के अगर कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी को देखें, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल थिंकिंग, इसमें देखें गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को देखें तो जो फर्स्ट स्टेज में उभरता है, डेफर्ड इमिटेशन को देखें तो फर्स्ट स्टेज के 6 सब स्टेज में हमें अर्ली रिप्रेजेंटेशन थॉट में दिखता है। इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट की बात करें जो हमें सेकेंड स्टेज में दिखता है, ड्यू टू सेंटरिंग एंड लैक ऑफ डिसेंटरिंग के कारण
बच्चे के पास रिवर्स आइडिया नहीं होता है, बच्चा स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को देखता है, समझता है, बच्चा चीज़ों को इरिवर्सली देखता है, रिवर्सिबल तरीके से बच्चा चीज़ों को समझ नहीं सकता है। 2 इंटू 3 अगर 6 है, बट 3 इंटू 2 अगर घुमा के पूछ लें तो वहाँ पे बच्चा नहीं बता पाएगा। यहीं पे पियाजेन टास्क अगर आपने पढ़ा होगा, जो 3 माउंटेन प्रॉब्लम का जो टास्क है वो यहाँ पे पियाजे ने अपने बच्चों को दिया था, और वहीं पे बच्चे का एक इरिवर्सिबल नेचर जनरली दिखता है। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3. Next question. The period that initiates the transition to adulthood. जब हम लोग बायोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात करते हैं तो चाइल्डहुड और एडल्टहुड, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में एक ऐसा स्टेज जो ट्रांजिशन में आता है, हम उसी को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? एडोलेसेंस कहते हैं। और एडोलेसेंस में बच्चा अपने आप को प्यूबर्टल प्रोसेस के थ्रू या प्यूबर्टी के थ्रू अपने आप को साइकोलॉजिकली और बायोलॉजिकली चाइल्डहुड से एडल्टहुड में क्या करता है? अपने आप को शिफ्ट करता है, और इसी को हम लोग एडोलेसेंस कहते हैं। अगर आप चाइल्डहुड को देखें और एडल्टहुड को देखें, दोनों के बीच का जो एक फिजिकल ट्रांजिशन का जो स्टेज है, हम उसे ही क्या कहते हैं? एडल्टहुड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन. लेव वाइगोत्स्की refers to the verbal dialogue that children have with themselves. वाइगोत्स्की के अनुसार अगर डेवलपमेंट की बात करें या लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो वो इंटर से इंट्रा होता है, एक्सटर्नल टू इंटरनल होता है, या बोले तो सोशल टू कहीं ना कहीं सेल्फ की ओर होता है। तो वहीं पे अगर आप देखिए 3 प्रकार का जो है, एक होता है आपका सोशल या एक्सटर्नल, देन प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, एंड फाइनली अगर आप देखें इनर स्पीच होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर प्राइवेट स्पीच की बात करें तो वाइगोत्स्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच में बच्चा अपने आप से बात करता है, चीज़ों को वर्बलाइज करता है ना, और उसके थ्रू वो अपने बिहेवियर को लैंग्वेज के थ्रू वर्बल करते हुए क्या करता है? रेगुलेट करता है। डिस्टॉर्टेड स्पीच नहीं होगा, प्रॉब्लमेटिक स्पीच हम इसे नहीं मानते, क्योंकि वो बच्चों के कॉग्निशन को लैंग्वेज के थ्रू क्या करता है? अफेक्ट करता है। अगर ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात करें तो पियाजे के सेकंड स्टेज में ड्यू टू सेंटरिंग बच्चा अपने परसेप्शन को एक्सेप्ट करता है और औरों के परसेप्शन को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं होता है। हम इसे ही ईगोसेंट्रिक स्पीच कहते हैं, जिसे पियाजे एक प्रकार की कॉग्निटिव इमेच्योरिटी मानते हैं। और प्राइवेट स्पीच में और ईगोसेंट्रिक स्पीच में प्राइवेट स्पीच पियाजे का, प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की का, और ईगोसेंट्रिक स्पीच पियाजे में सबसे बड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। ईगोसेंट्रिक स्पीच जैसे बच्चे की कॉग्निटिव मैच्योरिटी आती है अगले स्टेज में वो खत्म हो जाता है, थर्ड स्टेज में। लेकिन प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की सीखने सिखाने में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में एक कड़ी मानते हैं, और उसको बिहेवियर रेगुलेशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वे लैंग्वेज के थ्रू मानते हैं वो। सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी प्राइवेट स्पीच. नेक्स्ट क्वेश्चन. Associating toys, articles of clothing, household items, occupations and colors with specific sex is a demonstration of. स्पेसिफिक क्लॉथिंग को, हाउसिंग आइटम को, ऑक्यूपेशन को एक स्पेसिफिक सेक्सुअल कैटेगरी के साथ, क्योंकि ये ड्रेस इस डॉल पे अच्छी लग रही है ना, ये डॉल ये काम करते हुए अच्छी लग रही है, तो इस प्रकार से एक स्पेसिफिक सेक्स को एक प्री ऑक्यूपाइड चीज़ों के साथ ही कहीं ना कहीं क्या कर देना, आप बोल सकते हैं कि फिट कर देना, सेट कर देना, एक प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये जेंडर बाइसनेस को हमारे सामने दिखा रहा होता है, जिसे डिकंस्ट्रक्ट किए जाने की, तोड़े जाने की, उसे कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं उससे बाहर निकले जाने की ज़रूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम इट इज इंपॉर्टेंट टू डैश द एक्सपीरियंसेस दैट अ चाइल्ड ब्रिंग्स विद हर. एलिमेंट्री क्लास में बच्चे के एक्सपीरियंसेस को नेगलेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं, इग्नोर करना एकदम भी नेगलेक्ट और इग्नोर ना करें, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम या लर्निंग या सिचुएशन या प्रोपोजिशन या आइडियोलॉजी कहता है कि कोई भी नई लर्निंग अपने प्रीवियस या पास्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म या बेस या उससे कनेक्ट करके या उससे जोड़ के या उस पर आधारित फर्दर एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्ट करके की जाती है. सो बिल्ड ऑन होना चाहिए, और यही हमारा एनसीएफ 2005 और हमारे वेरियस एजुकेशन कमीशंस भी कहते हैं कि बच्चे के एक्सपीरियंस को, बच्चे के पूर्व ज्ञान को, बच्चे के नवीन ज्ञान को क्रिएट करने का, सृजित करने का, या नवीन ज्ञान के सृजन से उसके पूर्व ज्ञान को जोड़े जाने की जरूरत है. सो एज पर दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3.
इस डिस्कशन में इतनी ही बातें। आई होप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इन सभी सवालों के विश्लेषण और विचार विमर्श से, इन सभी क्वेश्चन से जुड़ते हुए आपकी एक बेहतर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। अगले वीडियो में हम कुछ और बेहतर सवालों के विश्लेषण के साथ दोबारा आएंगे। तब तक आप रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।